नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग तत्पुरुष समास के व्याधिकरण के आधार पे उसके 6 भेदों पे चर्चा कर चुके थे जो कारक विभक्ति पे आधारित थे। आज के क्लास में तत्पुरुष समास के अन्य भेद जानेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके आगे हम लोग तत्पुरुष समास को आज कवर करेंगे और उसको कवर करने के बाद द्विगु समास के बारे में जानेंगे और कर्मधारय समास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लास को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं तत्पुरुष समास के अन्य प्रकारों पे चर्चा के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि तत्पुरुष समास के अन्य प्रकार में पहला प्रकार क्या लिखा है, मध्यम पद लोपित तत्पुरुष समास। इस प्रकार के समासिक पद आपको क्या इंगित करेंगे कि उन समासिक पद का अगर आप विग्रह किए हो, ठीक है, या उल्टा बोलिए कि उन विग्रह का आप समासिक पद बनाओगे, उन विग्रह का आप समासिक पद बनाओगे तो जो मध्य का पद है वह क्या हो जाता है, कारक विभक्ति तो लुप्त होगा ही, लेकिन जो मध्य में और अन्य पद हैं वो भी क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। अब मैं बोल क्या रहा हूं उस चीज को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहां पर लिखा है अश्रु गैस। अश्रु गैस क्या है, एक समासिक पद है। ठीक है, अश्रु गैस एक समासिक पद है जिसका विग्रह किस रूप में होता है, अश्रु को लाने वाली गैस, मतलब कि आंसू लाने वाली गैस। ठीक है, अच्छा आप देखिए, अगर मान लो आपको ऑप्शन दिया, आपको अश्रु गैस दिया, अश्रु गैस का विग्रह क्या होगा करके, और एक ऑप्शन दिया है आपको अश्रु को लाने वाली गैस, और एक ऑप्शन दिया आपको आंसू को लाने वाली गैस, है तो दोनों सही, क्योंकि अश्रु का अर्थ क्या होता है, आंसू ही होता है। लेकिन उसका मूल रूप क्या था, उसका मूल रूप क्या था, वो आपका बेटर ऑप्शन होगा, अर्थात अश्रु को लाने वाली गैस। अश्रु क्या है, मूल रूप है, उससे ही क्या आया है, आंसू आया है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, अश्रु को लाने वाली गैस। ठीक है, किस बात की चर्चा कर रहे थे उसको करते हैं कि अश्रु गैस है, अश्रु गैस मतलब कि अश्रु को लाने वाली गैस, या उल्टा बोलिए विग्रह क्या था, अश्रु को लाने वाली गैस, उसका समासिक पद आप क्या बनाए, अश्रु गैस। अब आप अश्रु गैस जैसे बोले, अश्रु गैस, तो ये अश्रु और ये गैस, इसके साथ कितना पद लुप्त हो गया, ये को क्या है, कारक विभक्ति है, कर्म कारक विभक्ति है को, ये तो लुप्त हुआ ही, उसके साथ साथ क्या हो गया, लाने और वाली, ये भी क्या हो गए, लुप्त हो गए। मतलब कि मध्य के जो पद हैं वो क्या हो जाते हैं, जिस समास में लुप्त हो जाए वह क्या कहलाएगा, मध्य पद लोपित तत्पुरुष समास, या फिर लुप्त पद लोपित समास भी बोला जाता है इसको। यहां पर मध्य पद लोपित बोला, या फिर सिर्फ लिखा जाता है लुप्त पद तत्पुरुष समास के रूप में भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बार। इस प्रकार के समास में मध्य पद को लोप किया जाता है या मध्य पद का लुप्त हो जाता है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण क्या बोल रहे, अश्रु गैस, अश्रु गैस में क्या क्या लुप्त हुआ है, को लाने वाली, को क्या था, कारक विभक्ति जो कि लुप्त हुआ, तो अश्रु गैस क्या होता है, अश्रु को लाने वाली गैस। फिर उसके बाद है गोबर गणेश। गोबर गणेश का विग्रह क्या है, गोबर से बना गैस, तो से तो लुप्त हुआ, लेकिन उसके साथ साथ क्या लुप्त हो गया, बना भी लुप्त हुआ, अन्य पद भी लुप्त हो गया यहां पर भी। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब मान लो आपको दे दिया गोबर गणेश, ठीक है, गोबर गणेश, तो आप यहां पे कौन सा तत्पुरुष समास है बोलोगे। अब वो ऑप्शन में नहीं दिया, मध्य पद लोपित तत्पुरुष समास करके आपको ऑप्शन में नहीं दिया। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, मध्य पद लोपित समास को वो ऑप्शन में नहीं दिया, उस दौरान वो क्या ऑप्शन में देगा, करण तत्पुरुष समास। ठीक है, करण में क्या होता है, साधन का महत्व रहता है। यहां पर साधन क्या उपयोग होता हुआ दिख रहा है आपको, गोबर, साधन कौन सा है, गोबर। ठीक है, गोबर से क्या बन रहा है, गणेश करके। ठीक है, तो गोबर से बना गणेश, तो यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको करण तत्पुरुष भी दिया है और आपको मध्यम पद लोपित तत्पुरुष समास भी दिया है। अगर आपको इसको पूछ रहा है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, इसको पूछ रहा है मध्य पद लोपित तत्पुरुष समास को, तो इसके साथ आपके पास ऑप्शन उपस्थित रहते हैं ना तत्पुरुष समास या फिर अलुप तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास, ऐसे ऑप्शन में रहते हैं। ठीक है, आगे है कन्यादान, तो कन्या को किया हुआ दान, कन्या को किया हुआ दान में किया हुआ लुप्त हुआ, कारक विभक्ति को तो लुप्त हुआ ही, उसके साथ क्या हो गया, किया हुआ भी लुप्त हुआ। अन्य उदाहरण क्या क्या है, और इसके
जैसे कि यहां पे लिखा है घृतान्न, घृतान्न, घृत से सना हुआ अन्न। ठीक, विभक्ति क्या होगा इसका, मतलब ये विग्रह क्या होगा इसका, घृत से सना हुआ अन्न। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, ये अधिकरण तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है, जो कि आप किसके अंतर्गत में पढ़ रहे हो, इसको मध्य पद लोपित तत्पुरुष समास के अंतर्गत में ही पढ़ रहे हो। ठीक है, दही में डूबा हुआ बड़ा, पंचक्की, पानी से चलने वाली चक्की, पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटिया, पर्ण से बनी कुटी, पर्ण मतलब पत्ते से, बैलगाड़ी, बैल के द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी। ठीक है, बैलों के द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी, मधुमक्खी, मधु का संचय करने वाली मक्खी, मालगाड़ी, मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का विग्रह क्या होगा, रेल में चलने वाली गाड़ी। अब रेल का अर्थ होता है पटरी। ठीक है, रेल का अर्थ होता है पटरी, तो रेल या फिर पटरी पर चलने वाली गाड़ी, ये अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। ये वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, ये भी अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया, जिसको आप किसके अंतर्गत पढ़ रहे हो, आप मध्यम पद लोपित तत्पुरुष समास के अंतर्गत पढ़ रहे हो। जल कुंभी, जल में डूबा हुआ कुंभी। ठीक है, पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी, वायुयान, वायु में उड़ता हुआ यान। ठीक, तो ये सब किसके उदाहरण हैं, मध्यम पद लोपित तत्पुरुष समास के ये सब उदाहरण हैं। आपको एग्जाम में इन्हीं में से शब्द को उठा के दे दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि ये किस समास का उदाहरण है करके। ठीक, तो उम्मीद है कि चीजें समझ में आया होगा। फिर चलते हैं दूसरा, नया तत्पुरुष समास में। नया तत्पुरुष समास में इया का वर्ण है ना, यहाँ पे इया वर्ण है, नया तत्पुरुष समास बहुत सरल है। इसमें क्या है, आपको नकारात्मक भाव प्रदर्शित होते दिखेगा, नकारात्मक भाव प्रदर्शित होते दिखेगा। जैसे कि अकर्मण्य बोला मैं, अकर्मण्य, अकर्मण्य मतलब कि ना कर्मण्य, मतलब कर्म नहीं होने वाला। ठीक है, तो अकर्मण्य को कैसे विग्रह करते हो, न कर्मण्य, मतलब यहाँ पे नकारात्मकता का भाव आया है कि कर्म का नहीं होना, तो अकर्मण्य क्या हो गया, नया तत्पुरुष समास का एक उदाहरण हुआ। समासिक पद जिसमें पहला पद क्या हो, नकारात्मक अर्थात अभावात्मक हो, जैसे अकर्मण्य हो गया। अनदेखी, अनदेखी मतलब कि ना देखी, अनहोनी, ना होनी, जो नहीं होना चाहिए था वही। ठीक है, अन्य उदाहरण क्या है इसके, अधीर, अधीर जिसमें धीर ना हो, अधीर मतलब कि ना धीर, अनचाही मतलब कि ना चाही, अजर ना जर, अधर्म ना धर्म, अनर्थ ना अर्थ, अनर्थ का क्या होगा विग्रह, ना अर्थ, अनंत का ना अंत, जिसका कोई अंत ना हो उसको क्या बोलते हैं, अनंत, तो अनंत का अर्थ क्या होगा, ना अंत। फिर क्या है, अनस्वर, अनस्वर ना नस्वर, अनस्वर का विग्रह क्या होगा, ना नस्वर। फिर है अनाथ, ना नाथ, अब्राह्मण ना ब्राह्मण, अयोग्य ना योग्य, असत्य ना सत्य, अज्ञान ना ज्ञान, अनादर ना आदर, अपुत्र ना पुत्र, अनिच्छा ना इच्छा, कोई इच्छा नहीं है उसके बारे में, अमर ना मर, असंभव ना संभव, अस्थिर ना स्थिर, नास्तिक ना, नास्तिक क्या है, आस्तिक का उल्टा होता है, तो नास्तिक का विग्रह क्या होगा, ना आस्तिक। अगोचर, अगोचर को क्या बोलेंगे हम लोग, ना गोचर के रूप में उसका विग्रह करेंगे। अनपढ़ को क्या बोलेंगे, उसका विग्रह ना पढ़। वैसे ही अचल मतलब कि ना चल, और अनाचार मतलब कि ना आचार। ठीक है, ना आचार मतलब कि जिसमें आचरण का भाव ना हो उसको क्या बोलोगे, अनाचार। अनाचार का विग्रह क्या कहलाएगा, ना आचार कहलाएगा। ठीक, इतना चीज है। आप जितना भी मैं यहाँ पे समासिक पद बोला उसमें आप देखे होंगे कि ये क्या आया है, नकारात्मक भाव के रूप में आपके समक्ष में ये प्रकट हुआ। ठीक है, फिर आगे क्या है, ये तो हो गया मध्यम पद लोपित तत्पुरुष समास के बारे में बोले और नया तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा की। अब है अलुक तत्पुरुष समास।
तो अलुक तत्पुरुष समास में आपको डायरेक्ट क्या करना है, इतने सारे एग्जांपल्स को दिमाग में रखना है। यही एग्जांपल्स आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि ये कौन से तत्पुरुष समास का उदाहरण है करके। तो पढ़ते हैं इसको। जिस समासिक पद में प्रथम पद क्या हो संस्कृत की विभक्ति की तरह लिखा जाए वहां क्या होता है, अलुक तत्पुरुष समास होता है। इसका अर्थ पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। अलुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लोप का अभाव होता है। अलुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लोप का अभाव होता है। अब इसके उदाहरण क्या क्या है उसको ध्यान दीजिए। युधिष्ठिर, युद्ध में जो स्थिर है उसके बारे में, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर। धनंजय, धन को जीतने वाला, विग्रह भी लिखो मैं साथ में। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। अब देखिए अगर मान लो ये सब जैसे युधिष्ठिर, अब युधिष्ठिर किस में आ रहा है, तो अधिकरण तत्पुरुष में आ रहा है, क्योंकि मैं का लोप हो रहा है, यहाँ पे मैं का लोप हो रहा है, ठीक है। तो ये किस में आएगा, अधिकरण में। धन को जीतने वाला कर्म तत्पुरुष के रूप में दिख रहा है ये। अगर आपको अलुक तत्पुरुष समास उदाहरण, अलुक तत्पुरुष समास आपको नहीं दे रहा है किसमें, ऑप्शंस में, तब आपको कौन सा ऑप्शन देगा। अगर धनंजय के बारे में पूछा तो धन को जीतने वाला, वहां पे रहेगा कर्म तत्पुरुष समास, ठीक। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, पो का लोप होगा, यहां पर भी कर्म तत्पुरुष समास। खेचर, खे में विचरण करने वाला, अधिकरण तत्पुरुष समास। खे में विचरण, खे मतलब कि आकाश होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे खेचर है, आगे पढ़ेंगे उपपद में नभचर पढ़ेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको नभचर। नभचर, खेचर, दोनों का अर्थ तो एक ही है, लेकिन जो समासिक पद खेचर है, खेचर है, वह क्या है आपका अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जबकि नभचर आपका उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। खेचर, खे में विचरण करने वाला, खे मतलब कि क्या बोले, आकाश, आकाश में विचरण करने वाला। शुभंकर, शुभंकर, तो शुभ काम का जो द्योतक होता है, शुभ काम का जो द्योतक होता है उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, तो शुभंकर यूज किया जाता है। जैसे कि आप लोग ओलंपिक स्टार्ट होता है तो ओलंपिक का भी क्या होता है, एक शुभंकर होता है, जो क्या करता है कि ओलंपिक का जो आयोजन है उसको शुभ रूप में करने का संदेश देता है, ठीक है। तो क्या हो गया ये शुभंकर, शुभ को करने वाला। थानेदार, थाने का मालिक, थाने का दार, थाने का दार मतलब यहाँ पे कौन सा आ गया, संबंध कारक तत्पुरुष समास। संबंध कारक तत्पुरुष समास का ही एक उदाहरण थानेदार, जो कि क्या है आपके अलुक तत्पुरुष समास का भी एक उदाहरण है, ठीक है। ये थानेदार हो गया। वैसे ठेकेदार के बारे में भी होगा, ठेके का दार, संबंध तत्पुरुष। वाचस्पति अर्थात वाणी का पति, वाणी का पति फिर से किसके साथ आया, संबंध के रूप में आया। वाणी का संबंध किससे, पति से, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वाचस्पति। अंतेवासी, अंतेवासी मतलब कि पास में रहने वाला। चूहेदानी के लिए, चूहे का दानी, उटपटांग, ऊंट पर टांग, ठीक है। तो ये जितने भी शब्द हैं, युधिष्ठिर, धनंजय, मृत्युंजय, खेचर, शुभंकर, थानेदार, अंतेवासी, वाचस्पति, ठेकेदार, चूहेदानी, उटपटांग, ये सब किसके उदाहरण हैं, अलुक तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। इसको अच्छे से ध्यान से दिमाग में रखिएगा, अच्छे से नोट्स बना के इसको लिख लीजिएगा। फिर क्या है, लास्ट है चौथा, चौथा यहाँ पे क्या है, चौथा है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास आपको सबसे ज्यादा एग्जाम में इन चारों से ही पूछा जाता है। पांचवा और छठवां भी लिखा हूं यहाँ पे एग्जाम के दृष्टिकोण से है, लेकिन सबसे ज्यादा आपका प्रश्न कहां से आता है, पहले से लेके चौथे तक में। उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास में क्या होगा, ऐसा समासिक पद, ध्यान दीजिएगा, ऐसा समासिक पद जिसमें जो दूसरा पद रहेगा, ठीक है, जिसमें जो दूसरा पद रहेगा वो क्या रहेगा, एक प्रत्यय के रूप में जुड़ता है, ठीक है, प्रत्यय के रूप में जुड़ा रहता है पहले पद के साथ। क्या बोले, ऐसा समासिक पद जिसमें दूसरा पद क्या रहता है, प्रत्यय के रूप में जुड़ेगा। प्रत्यय के रूप में जुड़ने से पहले उसका कोई अर्थ नहीं रहता, लेकिन जब वो पहले पद के साथ प्रत्यय के रूप में जुड़ जाता है तो फिर अपना अर्थ प्रकट करता है। जैसे कि यहां पे मैं लिखा हूं जल और चर, ठीक है, जल चर लिखाया है, तो जो चर है, चर क्या है, प्रत्यय है, ठीक है, चर क्या है, प्रत्यय है। चर का कोई अर्थ नहीं था अलग से, लेकिन वो जल के साथ जुड़ा, तो जल के साथ जुड़ा तो जल चर बनाया और जल चर का ही अर्थ प्रकट कर दिया। कैसे, जल चर मतलब जल में चलने वाला, अर्थात जल में विचरण
करने वाला। तो इसी के बारे में लिखे कि वे प्रत्यय जो भाषा में स्वतंत्र प्रयुक्त नहीं होते। चर क्या है? स्वतंत्र प्रयुक्त नहीं होता, लेकिन क्या होते हैं? नहीं होते, उन्हें जोड़कर बनाए गए समासिक पद को, उन्हें जोड़कर बनाए गए समासिक पद, जैसे चर को मैं जोड़ दिया किसके साथ? जल के साथ, ये एक समासिक पद बन गया। और ये एक समासिक पद, चूंकि यह इस प्रत्यय चर को जोड़कर बनाया गया है, इसलिए यह समासिक पद क्या कहलाएगा? उपपद तत्पुरुष समास का एक उदाहरण कहलाएगा। वैसे सर्वज्ञ है, सर्व प्लस ज्ञ, ज्ञ का कोई अर्थ नहीं था, अलग से जब वो था तो वही को मैं प्रत्यय के रूप में जब जोड़ा सर्व में, तो सर्व में जोड़ने के बाद क्या बन गया? सर्वज्ञ बन गया। सर्वज्ञ मतलब क्या हुआ? सभी को जानने वाला, अर्थात सर्व को जानने वाला। अब अन्य उदाहरण क्या है? मर्म को जानने वाला, मर्म प्लस ज्ञ, मर्म को जानने वाला, मर्म मतलब कि दुख है, पीड़ा है, पीड़ा को जानने वाला गृहस्थ, गृह प्लस स्थ है, ठीक है, गृहस्थ हो गया। स्वर्णकार अम्बुद है, अम्बुद में द प्रत्यय है, गृहस्थ में स्थ प्रत्यय है, स्वर्णकार में कार प्रत्यय है, ठीक है, अम्बुद में द प्रत्यय है, द का कोई अर्थ नहीं था, लेकिन वो अंबु के साथ जुड़कर क्या बना दिया? अम्बुद मतलब अंबु देने वाला। अब अंबु का अर्थ क्या होता है? पानी। अंबु का अर्थ क्या होता है? पानी। वैसे ही अम्बुद के जगह क्या लिख सकते हो आप? अम्बुज भी लिख सकते हो। तो पानी में जन्म लेने वाला से ना, अम्बुज, अम्बुज पानी में जन्म लेने वाला, ठीक है। पंकज, पंक मतलब कीचड़, कीचड़ में ज मतलब कि जन्म लेने वाला। मूर्तिकार, दीन कर, नभचर, ठीक है। यहां पर क्या था? जलचर, यहाँ पे नभचर। और यहाँ पे नभचर के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो इधर के खेचर को भी आप दिमाग में रखिए। खेचर अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जबकि नभचर किसका उदाहरण है? उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कुंभकार, कुंभकार राजनीतिज्ञ, राजनीतिक, कुंभकार में क्या है? कार प्रत्यय है, राजनीतिज्ञ में ज्ञ प्रत्यय है, चर्मकार में कार प्रत्यय है, कष्टप्रद में प्रद, कष्टप्रद मतलब कष्ट प्रदान करने वाला, कष्टप्रद में प्रद क्या है? प्रत्यय है। फलदायी में क्या हो गया? दाई जो है वो प्रत्यय है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, लेकिन वह जुड़ा किसके साथ? कष्ट के फल के साथ। तो वो क्या कर दिया? एक सार्थक शब्द बनाया, फलदायी मतलब फल देने वाला। अब ये क्या बन गया? एक उपपद तत्पुरुष समासिक पद बन गया। तो ये चार थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा दो और पे चर्चा कर लेते हैं, प्रादि तत्पुरुष समास और मयूर व्यंसकादि तत्पुरुष समास। यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, आपके प्रश्न इन चार में से ज्यादा बनते हैं, ठीक है। प्रादि तत्पुरुष समास में क्या होगा कि आपको उपसर्ग के रूप में लिखा हुआ मिलेगा, अपि हो गया, प्रति हो गया, उप आदि उपसर्ग के रूप में दूसरे शब्द के साथ क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। समासिक पद जिसमें क्या होता है? दूसरे पद के साथ जुड़ेगा, कौन सा? या तो अपि उपसर्ग रहेगा, या प्रति उपसर्ग रहेगा, या उप उपसर्ग रहेगा। जैसे क्या है? प्र उपसर्ग है, किसके साथ जुड़ा? देश के साथ। तो प्रदेश, प्रदेश समासिक पद किसका उदाहरण हुआ? प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ। आकाश, काश में क्या जुड़ा? आकाश, प्रति आगमन, ठीक है, प्रति प्रत्यागमन, यहां पे क्या गण लिख गया? क्या है? प्रति प्रत्यागमन, प्रति प्लस आगमन। तो प्रति जो है वो क्या है? प्रति जो है वो क्या है? एक उपसर्ग है जो कि आगमन के साथ जुड़कर एक समासिक पद बनाया, जो क्या हो गया? प्रत्यागमन। और प्रत्यागमन किसका उदाहरण हो गया? प्रादि तत्पुरुष समास का एक उदाहरण हो गया। सुश्रुत है, तो सु भी क्या है? एक क्या हुआ? उपसर्ग हुआ जो कि श्रुत के साथ जुड़ के एक समासिक पद बनाया, सुश्रुत। वी प्लस आकुल, वी प्लस आकुल है यहाँ पर व्याकुल। वैसे प्र प्लस आचार्य, प्र प्लस आचार्य क्या बनाया? प्राचार्य, प्रचार्य, व्याकुल, सुश्रुत, प्रत्यागमन, आकाश, प्रदेश। ये सब किसके उदाहरण हैं? प्रादि तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब देखो यहाँ पे जितना चीज लिखाया है वो सब आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वही से, इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना भी यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बोर्ड में, उस चीज को आपको नोट्स के रूप में सजा कर रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट में, लास्ट अन्य प्रकारों में, तत्पुरुष समास के अन्य प्रकारों में लास्ट प्रकार छठवां मयूर व्यंसकादि तत्पुरुष समास है।
इसमें क्या होगा, जैसे कि ये विषयांतर लिखा, एक मात्र लिखा है, तो इसका जब विग्रह करोगे, विषयांतर और एक मात्र का इसका विग्रह करोगे, तो जो आपका प्रथम पद था वो विग्रह में क्या हो जाता है, अंतिम पद हो जाता है। जैसे कि एक मात्र का विग्रह क्या होता है, केवल एक मात्र का विग्रह क्या हुआ, केवल एक इसमें पहला पद था जो कि विग्रह करने पर क्या बन गया, दूसरा पद। विषयांतर विग्रह करने पर क्या बना, अन्य विषय, तो विषय प्रथम पद था यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया क्या चीज, दूसरे पद के रूप में विग्रह करने पर। तो इसका डेफिनेशन, इसकी परिभाषा बस इतनी है कि इसमें समस्त पद का विग्रह करने पर क्या हो जाता है, अंतिम पद पहले आ जाता है। अंतर है, अंतर पहले आएगा, अंतर का अर्थ क्या है, अन्य के रूप में है यहाँ पे, तो अन्य पहले आ गया, वैसे विषय कहाँ पे चले गया, पहला पद अंतिम में चलेगा। मात्र है, मात्र पहले में आएगा, मात्र को क्या बोलते हो आप, केवल, तो ये केवल पहले में आ गया, एक क्या हो गया, बाद में चल गया। या उल्टा बोल सकते हैं कि अंतिम पद पहले आ जाता है, या उल्टा बोला जा सकता है कि पहला वाला पद अंतिम में चले जाता है। उम्मीद है पूरा ये 6 चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम चलते हैं द्विगु समास के बारे में चर्चा करने पर। अब द्विगु समास के बारे में बात करते हैं हम लोग। अवयवी भाव समास के बारे में बात किए, तत्पुरुष समास के बारे में बात किए। तत्पुरुष समास, फिर से ना ध्यान से सुनिएगा, तत्पुरुष समास के 2 मुख्य भेद हैं, एक है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, एक है व्याधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत में, व्याधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत में 6 कारकों के आधार पे 6 तत्पुरुष समास पढ़े। ठीक है, तत्पुरुष समास के कितने भेद बोलेंगे आपको, तो 6 लगाना है। ठीक है, तत्पुरुष समास के 6 भेद पढ़े। आज पढ़े हम लोग तत्पुरुष समास के अन्य भेद पढ़े। ठीक, अब मैं बोल रहा हूं ये तो व्याधिकरण के रूप में हुआ पहले वाला, ये तो अन्य प्रकार था, कल की क्लास में हुआ व्याधिकरण के रूप में। अब एक था समानाधिकरण तत्पुरुष समास, तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत में आप पढ़ते हो द्विगु समास तथा कर्मधारय समास को। वास्तव में समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत में किसको रखा जाता है, कर्मधारय समास को। आपको अगर पूछ दिया एग्जाम में कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, और आपको ऑप्शन दिया द्विगु समास भी और कर्मधारय समास भी, तो उस दौरान आपका आंसर क्या होगा, कर्मधारय समास। ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूं। अब मान लो वहां पे कर्मधारय ही ऑप्शन में नहीं है, द्विगु समास बस ऑप्शन में है, बाकी और अन्य 3 ऑप्शन में रहेंगे, द्विगु समास है वहां पे ऑप्शन और कर्मधारय नहीं है, तो उस दौरान आपको आंसर देना क्या होगा, द्विगु समास। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत में क्या क्या बोल रहे हो आप, द्विगु और कर्मधारय, लेकिन वास्तव में समानाधिकरण तत्पुरुष समास कौन सा है, तो वो है कर्मधारय समास है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमको चीजों को समझना भी पड़ता है, और किस ऑप्शन को टिक किया जाए, किस ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाए, ये अपने विवेक पे निर्भर रहता है। विवेक आपका कहां से जागृत होगा, आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जितना ज्यादा टेस्ट दोगे, वहां से चीजें पूरा स्पष्ट होते जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं द्विगु समास के बारे में। ये बहुत सरल है। ऐसा समासिक पद जिसमें पहला पद आपको क्या दिखे, संख्या के रूप में दिखे, संख्या के रूप में दिखेगा। दूसरा बात, पूरा पद आपको किस ओर इशारा करेगा, एक समूह की ओर इशारा करेगा। जैसे कि मैं बोला पंचवटी बोला मैं, ठीक है, पंचवटी बोला मैं, तो क्या होगा, 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह, समूह के लिए शब्द आता है समाहार, तो पंचवटी मतलब 5 वटों का समाहार। तो पंच आया ना पहले, पंच आया है पहले, तो कौन से समास का उदाहरण होगा, द्विगु समास का। ठीक है, पंचवटी किसका उदाहरण हो गया, द्विगु समास का। त्रिलोक किसका उदाहरण हो गया, 3 लोकों का समाहार, ये भी किसका उदाहरण हो गया, ये भी उदाहरण हुआ द्विगु समास का। तो एक बार पढ़ते हैं, जिस समासिक पद में प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो, तथा बाद वाला पद क्या हो, संज्ञा हो, और समस्त पद समूह का बोध कराता हो, वहां कौन सा समास होता है, वहां पर होता है द्विगु समास। द्विगु समास होता है वहां पे, तो जैसे कि है पंचवटी, अब पंचवटी है 5 वटों का समाहार,
अब ध्यान देना, मैं यहां पर मैं स्टार लगाया, नीचे में भी स्टार है, त्रिलोचन में स्टार है, दशानन में स्टार है और सडानन में भी स्टार है। तो पंचवटी 5 वटों का समाहार है। अब इसको अगर आप इसका विग्रह बोलते हो, 5 वटों का समाहार, 5 वटों का समूह करके मान लो इसका विग्रह इस रूप में ले रहे हो, तब इसका ये कौन से समास का उदाहरण हो जाएगा? द्विगु समास का उदाहरण होगा। ठीक है, जब इसका समूह के रूप में विग्रह कर रहे हो तब। लेकिन पंचवटी तो किसी 5 वट के बारे में, किसी विशेष 5 वट के बारे में अगर आप बोल रहे हो, 5 वट के बारे में बोल रहे हो, किसी विशेष 5 वट के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, तब वहां पे होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, 5 वट हैं जहां, जैसे पंचवटी को मैं विग्रह किया, 5 वट हैं जहां करके, तो वो हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण उस दौरान, क्योंकि आप तीसरे का बात कर रहे हो, न तो प्रथम पद मुख्य है, न तो उत्तर पद मुख्य है, जबकि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा अगर करें, तब वहां पे क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। अब फिर ध्यान देने वाली बात ये कि पंचवटी आपको दिया, पंचवटी दिया, आपको क्वेश्चन दिया पंचवटी में कौन सा समास है, और आपको ऑप्शन दिया द्विगु समास और बहुब्रीहि समास भी। ठीक है, द्विगु समास भी दिया, द्विगु समास को उदाहरण के रूप में लिखो पंचवटी को। अब यही पंचवटी आपको फिर नजर आएगा कल की क्लास में बहुब्रीहि समास के उदाहरण में। तो दोनों को ध्यान दीजिएगा, दोनों समास को आपको कभी भी दोनों समास को एक साथ ऑप्शन में नहीं देगा। दोनों समास को आपको एक साथ ऑप्शन में कभी नहीं देगा, और ऑप्शन में दिया ऐसे तो गारंटी कि वो प्रश्न क्या होगा? विलोपित होगा। ठीक है, षड दर्शन, षड मतलब कि 6 है, तो 6 दर्शनों का क्या है? समूह है। सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह। दिन को क्या बोला जाता है? अहन बोला जाता है। तो यहां पर मैं क्या लिखा? सप्त अहनों का समूह अर्थात समाहार। वैसे नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार। अन्य उदाहरण क्या है? शताब्दी, आब्दी मतलब कि वर्ष, शत मतलब कि 100, तो 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? शताब्दी। वैसे चौराहा, 4 राहों का समाहार। त्रियुगी, 3 युगों का समाहार। चौवे या चतुर्वेदी, 4 वेदों का जो ज्ञात है उसके लिए है। ठीक है, 4 वेदों का समाहार। चतुर्वेदी मतलब कि 4 वेदों का समाहार। फिर है एकांकी, एक अंक का भी समाहार होता है। एक अंक का समूह क्या कहलाएगा? एकांकी। इसको एग्जाम में पूछा गया है। एकांकी कौन से समास का उदाहरण है? द्विगु समास का। फिर इकलौता मतलब एक ही के लिए है। त्रिलोक, अब ध्यान दीजिएगा, त्रिलोक यहां पर भी मैं इसको स्टार कर रहा हूं। त्रिलोक 3 लोकों का समाहार, 3 लोकों का समूह, ये तो त्रिलोक हो गया। अगर वो बोलेगा त्रिलोकी बोल दिया अगर, तो आपको पता है कि त्रिलोकी किसको बोला जाता है? तो शिव भगवान को बोला जाता है। तो त्रिलोकी में क्या आ जाता? त्रिलोकी में बहुब्रीहि समास होगा, जबकि त्रिलोक में क्या होगा? त्रिलोक में होगा आपका द्विगु समास, क्योंकि ये 3 लोकों के समूह को इंगित कर रहा है। जबकि त्रिलोकी कि तीनों लोकों के स्वामी को इंगित कर रहा है। तीनों लोकों का स्वामी कौन है? भगवान शिव है। ठीक है, अष्ट अध्यायी 8 अध्यायों का समाहार। दुमाता, 2 माताओं का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। पंचतंत्र है, 5 तंत्रों का समाहार। चौपाई है, 4 पाई का समाहार। त्रिभुवन है, 3 भवनों का समाहार। अठन्नी, 8 आनों का समाहार। 9 रत्न है, 9 रत्नों का समाहार। 4 पाई भी लिखा, चौपाई भी लिखा है, उसका एक ही मतलब है। 4 पाई का समाहार। और है सट रस, वहां पे आपको पट रस के रूप में दिख रहा होगा, ये क्या है? सट रस 6 रसों का, 6 रसों का समाहार। चवन्नी, 4 आनों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। चतुर्दिक, दिक मतलब दिशा होता है। चतुर लिखा है मतलब कि वो क्या है? 4, तो 4 दिशाओं का समाहार। पंचामृत, 5 अमृत का समाहार। पंजाब, आब मतलब कि पानी, पंजाब 5 आबों का समाहार। 9 ग्रह, 9
ग्रहों का समाहार। सत सही है। सात का यहाँ पे संबोधन हो रहा है अपने को। सतसई में भी, सप्त ऋषि में भी क्या है, 7 ऋषियों का समाहार है। फिर है दुपट्टा, 2 पट्टों का समाहार, 2 लड़ियों का समाहार। चौपड़ में 4 राहों का समाहार। ठीक है, चौपड़ जैसे कि चौपड़ होता है तो चौपड़ में किस रूप में रहेगा, ये पट्टी ऐसा कुछ रहता है तो 4 रास्ते दिखते हैं यहाँ पे, तो 4 राहों का समाहार है ये भी चौपड़। 9 लखा में भी क्या है आपका द्विगु समास, 9 आ रहा है वहां पे भी। अठवारा मतलब कि 8वें दिन लगने वाला बाजार को क्या बोला जाता है, अठवारा। तो अट आया, अट से आपको क्या संदर्भित होता हुआ प्रतीत हो रहा है, 8। अब देखेंगे दशानन लिखा है, त्रिलोचन लिखा है और सदानन लिखा है। ठीक है, तो दशानन को आप हमेशा पढ़ते हो बहुब्रीहि समास में। ठीक है, त्रिलोचन 3 लोचन, लोचन मतलब कि होता है नयन, और है फिर सडानन। तो सडानन क्या है, आनंद मतलब कि मुख है, सड मतलब कि 6 है। तो सड आनंद, सड मतलब कि 6 बोले। अब 6 आ गया आपका प्रथम पद के रूप में तो द्विगु समास होगा, लेकिन ये स्टार लगा, इसका मतलब ये भी है कि ये बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है। अब ये दोनों कैसे फर्क करता है, आप उसका विग्रह किस रूप में ले रहे हो। मैं यहाँ पे दशानन को मैं विग्रह ले रहा हूं 10 आनंद का समाहार, विग्रह में इस रूप में लिया तब तो ये द्विगु समास है। लेकिन मैं अगर बोला इसका विग्रह 10 आनन है जिसके, अर्थात 10 मुख हैं जिसके, तो 10 मुख किसके होते हैं, रावण के 10 मुख होते हैं। आप 10 और आनंद दोनों को मिलाकर किसी तीसरे को इंगित किए हो तो वो तीसरा को इंगित करना ही क्या है, फिर बहुब्रीहि समास के उदाहरण के रूप में चल देगा। त्रिलोचन 3 लोचनों का समाहार, 3 नेत्रों का समाहार, तब क्या हो जाएगा द्विगु समास। लेकिन इसका विग्रह किस रूप में लेते हो आप, अगर 3 लोचन है जिसके, कौन है 3 लोचन, भगवान शिव ही हैं। तो त्रिलोचन का अर्थ किससे समझ में आ रहा है, शिव से। तो 3 लोचन है जिसके करके आप विग्रह कर रहे हो, तब ये क्या होगा, तब यह होगा आपका बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण हुआ। सडानन 6 आनन है जिसके, सड आनन है जिसके, इस रूप में विग्रह कर रहे हो तब ये होगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण। सड आनन किसके होते हैं, तो भगवान कार्तिकेय का। ठीक है, भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय का 6 मुख माना जाता है। तो क्या चीज है, सड आनन किसके लिए आया, भगवान कार्तिकेय के लिए। तो सड और आनन मिलकर दोनों शब्द मिलकर क्या बनाए, किसी तीसरे की ओर इशारा किए। तो सड आनन उस दौरान क्या हो जाएगा, उस विग्रह के दौरान, सड आनन है जिसके, उस विग्रह के दौरान क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, ये द्विगु समास कवर हो चुका है। अब है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के 4 प्रकार होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कर्मधारय समास के कितने प्रकार बोल रहा हूं, 4 प्रकार बोल रहा हूं। एक तो आएगा आपका विशेषण और विशेषण, पहला पद विशेषण, दूसरा पद भी विशेषण, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, पहला पद विशेष्य, दूसरा पद विशेषण, पहला पद विशेष्य, दूसरा पद भी विशेष्य। ये 4 पदों में, 4 प्रकारों में बटा है कौन सा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का मैं आज पहला प्रकार लिया हूं, अगले क्लास में 3 प्रकारों पे और चर्चा करेंगे और उसके आगे के समास के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कर्मधारय समास के बारे में बात करते हैं। जिस तत्पुरुष समास, ध्यान से देखिए क्या लिखा मैं, जिस तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास का ही तो एक टाइप है, कौन सा, कर्मधारय समास। कौन सा, तत्पुरुष समास, समान अधिकरण का अर्थ रखने वाला तत्पुरुष समास, वह क्या है, कर्मधारय समास ही है। तो जिस तत्पुरुष समास के समासिक पद क्या हो, समान अधिकरण हो, समानाधिकरण हो, अर्थात विशेष्य और विशेषण के भाव को प्राप्त हो या भाव को प्राप्त करे, कर्मधारय समास कहलाता है। अब वही तो बोले कि इसके कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। एक तो विशेषण पूर्व पद, तो सिंपल सी बात है, उत्तर पद क्या होगा, विशेष्य। तो ये क्या हो गया आपका पहला प्रकार, विशेषण पूर्व पद बोल रहे हो, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। तो पहला पद
ऐसा समासिक पद जिसमें पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा। अब बात फिर से वही कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, विशेषण। और वह विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वह शब्द क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। अर्थात कौन सा शब्द, वही संज्ञा या सर्वनाम ही क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। उदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण रहेगा, फिर क्या रहेगा, विशेष्य रहेगा। पहला पद क्या होता है, विशेषण, तो सिंपल सी बात है दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या लिखूं, ध्यान दीजिएगा, नील गाय, नील गाय, इसका विग्रह किस रूप में होगा, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। गाय की विशेषता क्या है, नीली होना, ठीक है। गाय की विशेषता क्या है, नीली होना। तो जो नील लिखा है वह क्या काम करेगा, विशेषण का किसकी विशेषता बताया जा रहा है, तो वो बताया जा रहा है गाय की। तो गाय क्या हो गया, विशेष्य हुआ, ठीक है। तो नील गाय क्या हुआ आपका, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, कर्मधारय तत्पुरुष कर्मधारय समास, ठीक है। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। महापुरुष, महान है जो पुरुष, पुरुष का विशेषता क्या है, महान होना, ठीक है। तो यहाँ पे जो महान है वह क्या हुआ, विशेषण, पुरुष क्या हो गया आपका विशेष्य। वैसी कृष्ण सर्प, कृष्ण रूपी सर्प। फिर आगे नीलकंठ, अब बात फिर क्यों स्टार लगा यहाँ पे, नीलकंठ, नीला है, नीला है जो कंठ, ध्यान से सुनना, नीला है जो कंठ, ऐसा विग्रह कर रहा हूं मैं, तब मैं बात कर रहा हूं किसका, कर्मधारय समास का। लेकिन मैं अगर विग्रह किया नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात कौन, भगवान शिव, ठीक है। तो नीला है जिसका कंठ करके जब इसको विग्रह किया जाएगा तब यही नीलकंठ किसका उदाहरण कहलाएगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कहलाएगा। जबकि इसको आप विग्रह कर रहे हो नीला है जो कंठ, तो उसके लिए होगा आपका कर्मधारय समास, ठीक है। नील लोकपल, नील कमल, महर्षि, महान है जो ऋषि, नव युवक, नया युवक के लिए है नीलांबर, नीलांबर, खड़ी बोली, अंधकूप, काली मिर्च, ये सब किसके उदाहरण हैं, कर्मधारय समास के उदाहरण, जिसमें पहला पद आपको विशेषण के रूप में है और दूसरा पद क्या किसके रूप में, विशेष्य के रूप में है। पीतांबर, पीतांबर है, दुरात्मा है, महाराज है, दू मतलब बुरी आत्मा, दुरात्मा मतलब बुरी आत्मा, दू किसको संदर्भित कर रहा है, बुरे को, बुरा क्या हो गया, एक विशेषण। महाराज में महा क्या हो गया, एक विशेषण, राज मतलब कि राजा ना, ठीक है, महान है जो राजा। दीर्घायु, अंधविश्वास, लाल टोपी, श्वेतांबर, प्रधानाध्यापक, महाजन, भला मानस, परमेश्वर, छुट भैये, छुट भैये मतलब कि छोटा भैया से संबंधित है, लंबोदर और महात्मा। देखिए यहां पर क्या है, फिर ये एक श्वेतांबर भी है, पीतांबर भी है, लंबोदर भी है, महात्मा भी है। इनका विग्रह आप किसी तीसरे के अर्थ में करते हो तब ये क्या हो जाएंगे, बहुव्रीहि समास। जैसे पीतांबर, पीला अंबर, ठीक है, पीत मतलब कि पीला, इसको मैं समास स्टार्ट किया तब मैं यही उदाहरण लिया, पीला है जो अंबर। तो ये अंबर मतलब कि वस्त्र भी होता है और आकाश भी होता है, ठीक है, और इसके अलावा अमृत भी होता है। तो पीला है जो अंबर, ऐसा विग्रह कर रहे हो तब ये होगा कर्मधारय का। लेकिन पीला है जिनका अंबर, पीला है जिनका अंबर अर्थात कौन, कृष्ण भगवान के लिए है। पीला है जिनका अंबर किसके लिए बोल रहे हो, कृष्ण भगवान के लिए। वैसे लंबोदर है, लंबा है उदर, लंबा है उदर, लंबा उदर, उदर का विशेषता क्या है, लंबा होना। तो ऐसा बोलोगे कि लंबा उदर, लंबा है जो उदर, तब क्या होगा आपका कर्मधारय समास। लेकिन अगर आप बोले लंबा है जिसका उदर, उदर मतलब कि पेट है, तो लंबा है जिसका उदर, तो वहां पे आएगा लंबोदर। अब लंबोदर आप किसको बोलते हो, गणेश भगवान जी को। तो लंबा है जिसका उदर करके इसको विग्रह कर रहे हो, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, एक बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। वैसे ही यहां पर महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है, उसके लिए हो जाएगा कर्मधारय समास। महान है जिसकी आत्मा, महान है जिसकी आत्मा किसी तीसरे को संदर्भित करते हो, वहां पर
विग्रह के रूप में कैसे प्रतीत हो रहा है, किसी तीसरे को संदर्भित करते हुए, तब वहां पे क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। अगले क्लास में और अच्छे से इसको समझेंगे। जहां जहां पे मैं स्टार लगाया हूं बहुब्रीहि समास में, यहां पर भी स्टार लगाया हूं बहुब्रीहि समास में, एक बार और चर्चा के रूप में इसको लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि क्लास अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिए, बार बार उसको क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, तभी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। मिलते हैं अगले क्लास में, जहां पे हम इसके आगे के बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, चिंता मुक्त होके पढ़ते रहिए। धन्यवाद।